जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आया हूं, जिसमें बिहार बोर्ड के क्लास 10 के एक ही क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद के VBI ऑब्जेक्टिव को आज हम खत्म कर देंगे। यूरोप के राष्ट्रवाद में जितने भी VBI क्वेश्चन हमारे सवाल एग्जाम में बनेंगे और वो 2023 में जो भी एग्जाम में आने वाला है वो टोटल एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 में जितने भी हमारे एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं वो सब सवाल एक ही क्लास में आज हम तो आज एक ही क्लास में हम लोग इसको पूरा करके फिनिश कर देंगे। तो चलिए, अब बस हम आप लोग का एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है साथ, कि चलिए एक साथ मिलके एक ही बार में इस पूरे क्लास को ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे करके आप इसका रिवीजन करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक सवाल को नोट डाउन करके इसको फिनिश कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज के अपने क्लास को। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको क्या लगता है इटली और जर्मनी कौन से वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता ही होगा और आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते थे। तो कौन से महादेश के अंतर्गत आते थे? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते थे। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जब वियना कांग्रेस में जब 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, किसमें? 1815 में जब वियना कांग्रेस हुआ था, तो उस समय जितनी भी नेपोलियन के द्वारा जितनी भी क्षेत्र जो जीता हुआ था और जितना भी विजय शक्ति था वो कहाँ जाके शामिल हो जाता है? तो वो वियना में जाकर शामिल हो जाता है। कहाँ पर शामिल हो जाता है? वियना में जाकर शामिल हो जाता है। और वियना में जब जाके शामिल हो जाता है तो उसी समय वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। कौन से वंश को? तो बुर्बो वंश को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर, तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको बता दें कि मेजनी का संबंध एक गुप्त दल कार्बोनरी से संगठन था। कौन से दल से? तो कार्बोनरी दल से उसका संगठन से संबंध था। और कार्बोनरी दल एक जो था वो गुप्त दल था। कैसा दल था? कार्बोनरी दल जो था वो गुप्त दल था। गुप्त दल कहने का मतलब वो छापामार युद्ध का नियंत्रण करता था, बिना कुछ कहे हुए जाकर जो उसके ऊपर शोषण करता था, अत्याचार करता था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जाकर वो आक्रमण करता था। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर, तीसरा नंबर सवाल के बाद अगला चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। और चौथा नंबर सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था, हमने देखा कि उस चैप्टर में हमने यह समझा था कि इटली और जर्मनी का पूरा एकीकरण करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वहां पर जो था ऑस्ट्रिया जो था काफी शोषण कर रहा था। कौन शोषण कर रहा था? ऑस्ट्रिया उसके ऊपर काफी शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था वहां के लोगों के ऊपर। तो आशा करते हैं आपको अभी तक ये सब सवाल को समझ में आ रहा होगा। और सवाल अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा, मतलब अपने तक सीमित रखिएगा तो सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा जितना प्रसारित हो उतना बढ़िया है, ताकि आपके दोस्तों को भी, आपके फ्रेंड को भी, आपके फ्रेंड सर्कल को भी फायदा मिले, जिससे वो भी पढ़ सके और अच्छे से पढ़ सके, बोर्ड में नंबर ला सके। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर, पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ हुआ करता था और साहित्यकार भी था। तो काउंट काबूर जो था उसको विक्टर इमैनुअल जो राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, वो कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो आपको बता दें काउंट काबूर उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन से पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्त किया था। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर, छठा नंबर सवाल को देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या कहते हैं, पेशे से वो नाविक था। अब पेशे से वो नाविक था, परंतु जब वो संपूर्ण दक्षिण का एकीकरण करने निकला था तो संपूर्ण दक्षिण का एकीकरण तो वो कर लिया, लेकिन जब बात आती है मध्य भाग की एकीकरण करने का, मध्य भाग मतलब रोम का एकीकरण करने का, तो उसका अपना ही साथी जिसके पद चिन्ह पर वो चल रहा था वही उसका साथ नहीं देता है। और जब वही उसका साथ नहीं देता है तो उसका मन टूट जाता है, गैरीबाल्डी का दिल टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तो वो खत्म करके अपना जीवन जो है किसानी जीवन शुरू कर देता है। तो अंत में वो कौन सा जीवन शुरू कर देता है? तो किसानी जीवन वो अंत में शुरू कर देता है।
7वां नंबर सवाल की ओर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। छोड़िए 7वां नंबर सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है, जेलवरीन कैसी संस्था थी? थोड़ा सा यहाँ राइटिंग मिस्टेक हो गया है, जेलवेरिन होगा, गौ नहीं होगा, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, न होगा। जेलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जेलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अब ये संस्था क्यों बनी थी, इसके पीछे का पृष्ठभूमि यह है क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ पर 1 लीटर दूध खरीदें यहाँ पर भारत में, और आप ऑस्ट्रेलिया उसको लेके जाते, पहले की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया लेके जाते तो वहां पर 1 लीटर जो है 750 ml बन जाता, फिर दूसरे जगह जाते तो वो 1 लीटर 1024 लीटर बन जाता, 1024 ml बन जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का कोई मूल्य माप नहीं था, हर एक जगह अलग अलग माप था। तो इससे व्यापारियों को काफी दिक्कत होती थी। इस दिक्कत का सामना करके उन्होंने कौन सा, व्यापारियों ने एक संघ बनाया जिसे हम जेलवरीन नामक संघ कहते हैं। अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 9वां नंबर सवाल, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसी और ने नहीं, बिस्मार्क ने किया था, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि हम बिना सेना के एकीकरण नहीं कर सकते हैं, और अगर बिना सेना का एकीकरण हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल की ओर 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको बता दें 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। 11वां नंबर सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत थे? ज्ञान विज्ञान जो था प्रेरणा स्रोत था। यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश का ज्ञान हो, साहित्य हो, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपको बता दें यूरोप वासियों के लिए यूनान, क्योंकि यूनान में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुआ करते थे जो साहित्य के प्रति काफी प्रेम रखते थे, जो ज्ञान और विज्ञान के प्रति अपनी काफी रुचि रखते थे, जिससे संपूर्ण विश्व कुछ ना कुछ सीखा था, जिससे संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं इसकी प्रसार हुई थी, जिससे इसको आध्यात्मिक गुरु मानता था यूनान को वहां के लोग। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12वां नंबर सवाल को देखते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। तो ये सब सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी आप लोग रट लें और जल्दी से जल्दी कॉपी में लिख लें। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। 13वां नंबर सवाल, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो आपको बता दें चार्टिस्ट आंदोलन हंगरी में हुआ था। कहां पर हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? हंगरी में हुआ था। तो अब हम अपने अगले सवाल की ओर 14वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र, यूनान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन कब किया गया? तो यूनान एक 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आप लोग के लिए एक सवाल मैं देना चाह रहा हूं, आप लोग उस सवाल को कमेंट में जरूर ड्रॉप करिएगा। और सवाल है कि यूनान किसके कब्जे में था? यूनान को कौन शोषण कर रहा था, कौन अत्याचार कर रहा था, यूनान किसके कब्जे में था? तो इसका जवाब आप लोग जरूर कॉमेंट में देने का प्रयास करिएगा। और 14वां नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? 1832 ईस्वी में। अब हम अपने अगले सवाल की ओर 15वां नंबर सवाल होगा, या नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग देख लीजिए। 15वां नंबर सवाल है, एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपल की जो संधि थी, एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। आपको बता दें तुर्की और रूस के बीच में 1829 ईस्वी को हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो 1829 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। लेकिन ये एड्रियानोपल की संधि को नहीं माना गया था, क्योंकि तुर्की को इसमें अभी तक नाम मात्र की प्रभुत्ता दी गई थी, सिर्फ नाम मात्र की, कि नाम रहेगा तुर्की का, अभी भी तुर्की उसके पर शासन कर रहा है। तो नाम मात्र की प्रभुता दी गई थी, इसलिए रूस वाले उसको मानने के लिए इनकार कर दिए थे, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अपना अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल 17वां नंबर सवाल, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है सेडोन का युद्ध? सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में होता है। अगला सवाल है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का? तो ऑस्ट्रिया जो था काफी खचड़ा था, हर एक जगह कहीं ना कहीं टांग अड़ाने के लिए आ जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया हर एक जगह जब कहीं ना कहीं आता था, तो हर एक जगह कहीं ना कहीं टांग अड़ाता था।
तो हर एक जगह टांग अड़ाने, सिर्फ यूनान में वो टांग नहीं अड़ाया था। बाकी बात अब हम जितने भी यूरोप में राष्ट्रवाद में देखेंगे वहां पर ऑस्ट्रिया अपना आधिपत्य बना के रखा हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर, अपना अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड का विद्रोह को रूस कुचल दिया था। और पोलैंड का विद्रोह के बारे में आपको बता दें, पोलैंड का विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो कि अभी तक पोलैंड स्वतंत्र नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसको किसी देश का समर्थन ही नहीं मिल पाया। अगर उसको किसी देश का समर्थन मिलता, जिस प्रकार से फ्रांस को मिला, जिस प्रकार से फ्रांस को मिला, जिस प्रकार से जर्मनी को मिला, जिस प्रकार से इटली को मिला, अगर उसको भी पोलैंड को भी मिल रहा था तो वो भी पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता और वो भी आजाद हो जाता। क्या हो जाता? वो भी आजाद हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अपना अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20वां नंबर सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। और फ्रांस और प्रसा के बीच में जो सन 1870 में युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आपको बता दें वो सेडोन में हुआ था। सेडोन का युद्ध 1870 में लड़ा गया था। सेडोन का युद्ध में फ्रांस और प्रसा एक दूसरे से भिड़ा था। अगला सवाल, किस युद्ध के बीच जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का ही युद्ध जब हुआ था तो सेडोन के युद्ध के समय ही जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया गया था और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ चुका था इसी सेडोन के युद्ध के बाद। चलिए अब हम अपना अगला सवाल 22वां नंबर सवाल, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? और यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी हुआ करता था। मेजनी यंग यूरोप का भी था, यंग इटली का भी था। यंग इटली का निर्माण इसलिए किया था ताकि वो नेतृत्व कर सके युद्ध का, और युद्ध में जितने भी तरह के एलिमेंट्स वगैरह यूज होंगे तो वो कौन देखेगा? यंग यूरोप देखेगा इस चीज को। तो अब चलिए अपने अगले सवाल की और 23वां नंबर सवाल को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तुर्की को? देखिए, तुर्की जो था यूनान के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन जब यूनान के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था तो यूनान के पक्ष में इतने सारे राष्ट्र आ गए कि तुर्की कुछ नहीं कर पा रहा। एक मरीज की तरह वो रह गया, लुल्हा की तरह कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। अब अंतिम सवाल हमारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था वियना कांग्रेस हमारा? वियना कांग्रेस हमारा 1815 ईस्वी में हुआ था और इसका मूल उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह हम पुरातन व्यवस्था को लागू कर दें। और वियना कांग्रेस का मेजबानी कौन कर रहा था? तो मेटरनिक कर रहा था। तो ये सब सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल था और इस सवाल से बढ़कर हमारे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद से अगर सवाल बनता है तो इसी 24 सवाल में से आपके एग्जाम में ये सवाल सब बनेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपको बता दें कि हमारे मेन चैनल जिस पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है इसमें विद्युत धारा को कंप्लीट कर लिया गया है। विद्युत धारा को पूरे तरीका से कंप्लीट कर लिया गया है। मात्र आपको बता दें 4 क्लास में विद्युत धारा को फिनिश कर दिया गया और काफी अच्छे ढंग से। अभी तक आपने विद्युत धारा को नहीं देखा है तो जाके हमारे विद्युत धारा को जरूर देख ले। विद्युत धारा को समझें, आसानी से समझें, एकदम फ्लो में हंसते खेलते हुए सीख जाइए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए बढ़िया से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।